Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching CA Final Financial Reporting Classes. और चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था ना, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था कौन से बिल एंड होल्ड मॉडल। देन उसके बाद हमने कंप्लीट किया था सेल विथ राइट टू रिटर्न, फिर उसके बाद प्रिंसिपल एंड एजेंट और नॉन रिफंडेबल अपफ्रंट फीस जो है, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट किया था। आज इस लेक्चर में आज आगे बढ़ते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या करना है। और स्पेशल केसेस में क्या क्या कवर किया? स्पेशल केसेस में हमने कवर किया है प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट रिलेशनशिप, कंसाइनमेंट, बिल एंड होल्ड, फिर उसके बाद क्या सेल विद राइट टू रिटर्न, और उसके बाद मैंने नॉन रिफंडेबल अपफ्रंट फीस के रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो सारा चीज़ें बता दिया। आज आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स गो टू फर्दर कंसेप्ट और देखते हैं कि इन केस अगर वारंटीज होता है, समझ रहे हो, अगर कोई प्रोडक्ट के अगेंस्ट वारंटीज होगा तो उस केस में हमें कैसा करना होगा, रेवेन्यू रिकग्नाइज कैसा करेंगे। पता है ना वारंटीज? होप सो यू नो व्हाट इज वारंटीज। वारंटीज मतलब क्या है, उसके पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। पीपी लिमिटेड है अपना फेमस कंपनी, और दूसरा साइड है चिंटू भाई। ठीक है, चिंटू है। अब क्या होगा, पीपी लिमिटेड समझ लो, यहाँ पे पीपी लिमिटेड इज इनटू रिटेल सेक्टर। रिटेल सेक्टर मतलब पता है क्या है? रिटेल सेक्टर इज नथिंग बट जहां पे टीवी, एसी, फिर वॉशिंग मशीन, ये सब कुछ बिकते हैं। कूल। अब जब भी तुम जाओगे, मोबाइल फोन्स हुआ, सारी चीजें रिटेल सेक्टर में सब कुछ आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है, सिंपली इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड, देन इन दैट केस टीवी अगर परचेस करते हो, चिंटू को बोला गया है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, चिंटू को बोला गया है कि इन केस यू परचेज अ टीवी, इन केस यू परचेज टीवी, तो उस केस में तुम्हें वारंटी मिला जाएगा। तो ₹40,000 का है यहाँ पे टीवी। ठीक है, मान लिया क्या हुआ, ट्रांजेक्शन हो रहा है पीपी लिमिटेड और है चिंटू भाई। पीपी लिमिटेड जो है ना रिटेल सेक्टर में है, और चिंटू भाई आया और बोला मुझे टीवी परचेस करना है। अब जब टीवी परचेस करेगा तो पीपी लिमिटेड ने एक ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया? अगर टीवी परचेस करोगे तो टीवी तुम्हें कितने में मिलेगा? 40,000 में मिलेगा, जो भी 40 इंचेस 50 इंचेस जो भी है। ठीक है, अब ये 40,000 में ना, इसमें तुम्हें 1 साल का फ्री वारंटी मिलेगा। बोलते हैं ना ऐसा। अरे यार, इसके साथ कॉम्बो है। क्या कॉम्बो है? कॉम्बो है कि 1 ईयर फ्री वारंटी पीरियड। अब तुम बताओ, क्या बताएंगे सर? क्या इसको सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानना चाहिए क्या? द क्वेश्चन फर्स्ट इज दैट। देन उसके बाद एक और चीज होता है। क्या होता है? वहां पे जाने के बाद फिर से बोलेंगे सर 1 साल का तो फ्री वारंटी मिल रहा है ना तुम्हें, तुम क्या करो और 5,000 भरो, हम एक्सटेंडेड वारंटी देते 2 साल का और। तो देन ऑन द पेमेंट, ऑफ additional ₹500, you will receive extended warranty। चलो, अब ऑफर तुम्हारे आंखों के सामने है। अब बताओ कि इसको क्या सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानना चाहिए या नहीं। किसको सर? एक सबसे पहले टीवी और 1 ईयर वारंटी सर्विस पीरियड, इन दोनों को। ठीक है, टीवी को वारंटी 1 साल का, और उसके साथ साथ में 5,000 जो एडिशनल पे कर रहे हो उसके ऊपर जो एक्सटेंडेड वारंटी है, क्या उसको सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे या नहीं? द क्वेश्चन इज दैट। तो यहाँ पे इंड AS 115 क्लियरली डिफाइन किया। क्या क्लियरली डिफाइन किया? पहले तो एडिशनल एक्सटेंडेड वारंटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या होता है सर एक्सटेंडेड वारंटी? एक्सटेंडेड वारंटी क्या होता है?
अगर तुम प्रोडक्ट परचेस करो या ना करो, जैसे टीवी है, टीवी को परचेस करो या ना करो, तुम कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी ले सकते हो, राइट? मतलब समझ रहे हो क्या? तुम टीवी परचेस करने गए, बरोबर, और टीवी परचेस करने के बाद तुम्हें क्या है, एक एडिशनल अमाउंट भरना पड़ रहा है फॉर दी एक्सटेंडेड वारंटी। देयर इज एन ऑप्शन, तुम परचेस करो या ना करो, फर्क कोई नहीं पड़ता, मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इफ यू परचेस या ना परचेस नहीं करते हो, बरोबर। तो फिर इस केस में अगर तुम एडिशनल पेमेंट करके कोई एक्सटेंडेड वारंटी ले रहे हो और वो लॉन्गर पीरियड के लिए है, तो फिर इसको हम क्या मानेंगे, इसको मानेंगे हम सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। समझा क्या मैं क्या बोला? नहीं समझा तो आ जाओ फिर से बताता हूं। क्या है सर? देखो यहाँ पे टीवी परचेज कर रहे हो, बट तुम एक एडिशनल एक्सटेंडेड वारंटी ले रहे हो ना, विच इज इन एडिशन टू दी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वारंटी। ये जो है ना, ये ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तुम्हारे इसमें, विद अलॉन्ग विद द परचेज ऑफ टीवी, बट इसके साथ साथ में तुम क्या कर रहे हो, एक एडिशनल वारंटी परचेज कर रहे हो विद एन एडिशनल पेमेंट ऑफ 5000। तो दिस इज एडिशनल, राइट? इसका अलग से तुम परचेज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, यू हैव एन ऑप्शन, बरोबर। एंटिटी जो है अगर आपको नहीं तो किसी और को चिपका देगा, एक्सटेंडेड वारंटी चिपका देगा, तो फिर उस केस में इसको क्या मानेंगे, एक एडिशनल सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इसको क्लब नहीं करूंगा विद द टीवी में, इसको टीवी से क्लब नहीं करूंगा। तो इसमें क्या करेंगे सर, सिंपली सिंपली बैंक क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट करेगा। सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के केसेस में जर्नल्स कैसे होंगे, बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू वारंटी, और जो भी पैसा आएगा, और जैसे जैसे वारंटी इनकर करता रहेगा और वैसे वैसे वो क्या करेगा, वैसे 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 वारंटी का एक्सपेंसेस इनकर या वारंटी एक्सपेंसेस इनकर करते हैं और पीएनएल में डालते रहेगा। समझ रहा हो क्या बोल रहे हैं? वारंटी एक्सपेंसेस पीएनएल में डालते रहेगा, सिंपल। समझ में आया क्या बोला मैंने? ये तो हो गया एक्सटेंडेड वारंटी के बाद में। अब चलो चलते हैं, हम चलते हैं यहाँ पे चिंटू भाई के साथ। चिंटू भाई ने क्या किया, चिंटू भाई ने परचेज किया टीवी, उसके साथ साथ में उसको 1 ईयर का फ्री सर्विस पीरियड मिल रहा है, विच इज कॉमन इन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, राइट? ये जो 40,000 में ना, इसमें यहाँ पे वारंटी सर्विसेज जो है 1 ईयर का वारंटी सर्विसेज है, उसका प्राइस भी इंक्लूडेड है, बरोबर। क्या ये प्राइस को बाइफरकेट कर सकता हूँ क्या? द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट। अगर बाइफरकेट नहीं कर सकता और उसका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस नहीं है, तो फिर उस केस में इसको सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं मान सकते। दिस होल कंप्लीट थिंग विल बी कंसिडर्ड एज सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। समझ रहे हो? दिस होल कंप्लीट थिंग हम क्या मानेंगे, इसको सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे। तो कैसे करेंगे सर? इसको बोलते हैं अश्योरेंस टाइप ऑफ वारंटी, अश्योरेंस वारंटी, कि हम तुम अश्योर करते हैं कि विद इन अ ईयर अगर टीवी में कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर हम एज अ प्रोवाइडर, एज अ टीवी प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, हम क्या कर देंगे, तुम्हें सर्विस दे देंगे कि वारंटी में, अगर वारंटी में है टीवी तो आपको जो भी रिपेयर मेंटेनेंस आएगा वो हम बेयर करके लेंगे और हम सही करके देंगे, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मली अश्योरेंस वारंटी बोलते हैं। तो इसको हम वी विल कंसीडर इट एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। समझ रहे हो क्या बोला? तो वारंटी में दो टाइप है, वारंटीज में हम, अगर मैं बताऊं, इसमें दो टाइप आ गए। एक जो 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 अटैच्ड with the product, which is also known as assurance warranty, where customer does not have separate option to purchase warranty, जहाँ पे कस्टमर के पास ऑप्शन ही नहीं है तो सब परचेज इट सेपरेटली, ये प्रोडक्ट के साथ आएगा ही आएगा। तो फिर उस केस में इसको हम डील करेंगे एज पर इंड एस 37।
अब इंडेंसिफिकेशन क्या है? प्रोविजंस, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड कॉन्टिजेंट एसेट, इसका नाम है। इसका करेंगे बहुत छोटा इंडेक्स है। तो इसमें कैसा एक प्रोविजन बना के रखेंगे, वारंटी का प्रोविजन बना के रखेंगे एज पर दी एंटिटी। तो फिर वो कैसा होगा? वारंटी एक्सपेंसेस टू प्रोविजन फॉर वारंटी। ठीक है, फिर जैसे जैसे इनकर करते रहेंगे वैसे वैसे हम ये कर देंगे उसको। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड ऑप्शन क्या है? कस्टमर हैज एडिशनल ऑप्शन टू परचेज वारंटी सेपरेटली। तो अगर ऐसा चीज है जो सेपरेटली परचेज कर सकते हैं, तो फिर उस केस में मैं मान सकता हूं ट्रीट सेपरेट ऑप्शन एज सेपरेट पीओ। बस इतना सिंपल है वारंटी के रिलेटेड। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे। क्या चीज है? इसमें कुछ कुछ ये भी है, बोलता है अगर गवर्नमेंट ड्रिवन वारंटीज है, गवर्नमेंट ड्रिवन मतलब नहीं समझा, अगर कोई भी एक प्रोडक्ट है, समझो कोई भी एक प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली ये प्रोविजंस लगाया है कि ये प्रोडक्ट के ऊपर तुम्हें 2 साल का कंपलसरी वारंटी देना ही पड़ेगा। अगर ऐसा बोल रहा है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर तुम्हें स्पेसिफिकली देना ही पड़ेगा और ये गवर्नमेंट के रेगुलेशंस में लिखा है, देन इन दैट केस वो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं माना जाएगा। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? फिर से समझाता हूँ, सुनो। अगर कोई भी प्रोडक्ट है, समझो फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये कैलकुलेटर है। अब ये कैलकुलेटर जो है, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल प्रोडक्ट फॉर द टाइम बिंग। हाँ, फॉर द टाइम बिंग सीए के लिए तो क्रिटिकल है ही है, बट फॉर द टाइम बिंग ये बहुत क्रिटिकल प्रोडक्ट है। अब ये क्रिटिकल प्रोडक्ट के ऊपर अगर समझो गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक रेगुलेशंस लगाया है कि अगर ऐसा प्रोडक्ट तुम बेच रहे हो, देन इन दैट केस यू हैव टू प्रोवाइड 2 years का वारंटी। ठीक है, तो ये क्या गवर्नमेंट बोल रहा है ना, ये सेपरेटली नहीं है, ये गवर्नमेंट बोल रहा है कि यू हैव टू प्रोवाइड इट। तो इफ यू हैव टू प्रोवाइड इट, इफ यू हैव टू प्रोवाइड इट, तो उस केस में इसको हम सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं मान सकते। दिस प्रोडक्ट अलोंग विद द वारंटी क्या मानेंगे? सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे। समझ गया क्या बोला मैंने? ठीक है। अगर समझो ऐसा गवर्नमेंट का रेगुलेशंस है ही नहीं कुछ, देयर आर नो रेगुलेशंस, उसके साथ साथ में यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ तो मिलता ही है वारंटी, बट ये वारंटी इज फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है समझो 10 साल का है, 20 साल का है, राइट? अब जितना बड़ा इसका पीरियड ऑफ टाइम है, जितना बड़ा इसका पीरियड ऑफ टाइम है, उतना क्या रहेगा, उतना ही चांसेस बड़ा होगा कि उसको सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानना। देखो कोई भी प्रोडक्ट के साथ 1-2 साल का वारंटी दे सकता है, बरोबर? उससे ज्यादा दे रहा है तो फिर उसमें कुछ तो उसको इकोनॉमिक बेनिफिट है, उसके लिए वो जो है ना वारंटी दे रहा है। समझो 10 साल 20 साल का भी आता है नॉर्मली वारंटी सर्विसेज, तो उस केस में हम क्या मान सकते हैं? बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेस, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, हम मान सकते हैं उसको एज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आफ्टर असेसिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। फैक्ट्स एंड फिगर्स हम देख के फिर उसके बाद बता सकते हैं कि ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या नहीं। बट एक जनरल ये दिया है मॉड्यूल ने कि अगर जितना लॉन्गर उसका पीरियड है ऑफ दी सर्विसेज, मतलब 20 साल फिर 15 साल ऐसा, तो फिर उसको सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मान सकते हैं। ठीक है, मान गए? इज देयर एनी डाउट? तो आ जाए हम देख लेते हैं। देखो, वारंटीज इज नथिंग बट वेयर अ कस्टमर हैज द ऑप्शन टू परचेज सेपरेटली। मतलब सेपरेटली अगर परचेज कर सकता है तो फिर उस केस में उसको सर्विस वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी ये बोल सकते हैं उसको। तो उस केस में डिस्टिंक्ट सर्विसेज है ये। क्यों? क्योंकि दिस इज प्रोवाइडेड एडिशनली, और कोई भी कस्टमर को प्रोवाइड कर सकता है एज द एंटिटी प्रोमिसेस टू प्रोवाइड द सर्विसेज इन एडिशन टू द प्रोडक्ट्स डिस्क्राइब्ड इन द फंक्शनैलिटी। Account for the promised warranty as a performance obligation and allocate the portion of the transaction price, जो भी portion of the transaction price है, to the performance obligation। ठीक है। दूसरा आता है यहाँ पे, अगर separately purchase ना कर सकते हैं तो customer does not have the option to purchase separately, assurance warranty required by law, इसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये कैसा होगा? वारंटी प्रोवाइड्स एन अश्योरेंस दैट प्रोडक्ट कंप्लाइज विद द एग्रीड अपॉन स्पेसिफिकेशन। अगर जो भी प्रोडक्ट बेच रहा हूं मैं, वो एग्रीड अपॉन स्पेसिफिकेशन के साथ है या नहीं। समझो ऐसा हो सकता है ना, मैं क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ
और ये क्लासेस में मैंने इनिशियली तुम लेते समय मैं बोला कि ये इसमें 100 क्वेश्चंस कवर्ड है, 100 क्वेश्चंस इन द सेंस सारे क्वेश्चंस कवर्ड है, पास्ट 10-15 साल की क्वेश्चंस कवर्ड है, सब कुछ कवर्ड है। अगर तुम्हें कहीं भी लग रहा है तुम्हें कि ये कवर्ड नहीं है तो फिर इस केस में यू कैन कम एंड आई विल वारंटी यू कि दैट कि मुझे पूरा रिफंड मिल जाएगा तुम्हें। वारंटी नहीं, गारंटी बोल सकते हैं इसको। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि रिफंड मिलेगा, अगर वो नहीं मिलेगा तो वारंटी देता हूँ कि तुम्हें वो क्वेश्चंस कवर करवा के दूंगा, राइट। ये क्या है, अश्योरेंस वारंटी है। तो फिर उस केस में हम क्या बोलेंगे, इसको एज पर इंडियस डील करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माना जाएगा और वो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के बेसिस में हम इंडेस 37 के हिसाब से प्रोविजन बना के रखेंगे। देखो ऐसा, वारंटी एक्सपेंसेस टू प्रोविजन फॉर वारंटी, ठीक है। इज दैट ओके? ओके सर। तो हम देखते हैं क्वेश्चन, वी विल गो ऑन टू द क्वेश्चन। शायद से वीडियो कुछ ग्लिच हो रहा है ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 35। एकदम सिंपल एंड स्वीट तरीके से पढ़ते हैं, हम कंसेप्ट करते हैं और उसके साथ साथ में मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि तुम्हारा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, राइट। तो आ जाओ देखते हैं क्या है। वारंटीज रीड करो। अगर क्वेश्चन रीड करना होगा तो पॉज कर लो वीडियो को और क्वेश्चन रीड कर लो। स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है। एन एंटिटी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स कंप्यूटर दैट इंक्लूड्स एन अश्योरेंस टाइप ऑफ वारंटी। अश्योरेंस टाइप यानी क्या कि कंप्यूटर बेचा और बेचने के बाद ये अश्योरेंस दे रहा है एंटिटी कि ये कंप्यूटर मैंने जो जो बताया सारे के सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें, अगर कुछ नहीं है तो फिर आ जाओ मैं उसको ये करके देता हूँ। क्या करके देगा? वो रिकवर करके देगा फॉर फर्स्ट 90 डेज। तो 90 डेज के लिए दिया है। ओके, एक मिनट रुक जाना, आ जाएगा। आ जा सिम, आ जा आ जा आ जा आ जा। आ गया, चलो। द एंटिटी ऑफर्स एन एडिशनल कवरेज प्लान अंडर विच इट विल रिपेयर रिप्लेस एनी डिफेक्टिव पार्ट फॉर 3 years फ्रॉम द एक्सपायरेशन ऑफ द अश्योरेंस टाइप वारंटी। तो एंटिटी देखो, एंटिटी क्या सेल कर रहा है? एंटिटी कंप्यूटर सेल कर रहा है, पहले चीज, जिसमें एक अश्योरेंस टाइप वारंटी है। क्या? फर्स्ट 90 डेज के लिए। ओके, द एंटिटी ऑफर्स ऑप्शनल, अगर यहाँ पे देखोगे ना, ये क्या है? ऑप्शनल एक्सटेंडेड वारंटी। हाँ, एक्सटेंडेड वारंटी प्लान। इट विल रिपेयर और रिप्लेस, रिपेयर करेगा या तो रिप्लेस करेगा एनी डिफेक्टिव पार्ट, कोई भी डिफेक्टिव पार्ट फॉर 3 years फ्रॉम द एक्सपायरेशन ऑफ द अश्योरेंस सर्विसेज। तो यहाँ पे मैं बताऊं, दो चीजें हैं वारंटी में। एक अश्योरेंस है, ये अश्योरेंस कितना है? ये अश्योरेंस है फॉर ओनली 90 डेज, राइट। फिर उसके बाद एक्सटेंडेड वारंटी है विच इज फॉर 3 years। ओके, सिंस optional extended warranty plan is sold separately, the entity determines that 3 years of extended coverage represent a separate performance obligation। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि ये जो assurance type of warranty है ये extended है, तो इसको separate performance obligation मान सकते हैं। That is service type warranty। The total transaction price for the sale of computer and the extended warranty is 36। अच्छा, तो total transaction price अगर मैं देखूँ यहाँ पे कितना है? 36,000, बराबर। इसमें से अगर बाइफरकेट करें, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? अपने कंप्यूटर का प्राइस, अश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का जो भी प्राइस है, और उसके बाद सॉरी अश्योरेंस वारंटी, और उसके बाद एक्सटेंडेड वारंटी का जो भी प्राइस है वो भी इंक्लूडेड है। The entities determine that standalone selling prices of the computer and the extended warranties are 32,000 and 44,000 respectively. The inventory value of the computer is 14,400. Furthermore, the entity estimates that based on its experience, it will incur 2,000 in cost to repair. मतलब रिपेयर के लिए डिफेक्ट्स दैट विल अराइज विद इन 90 डेज। मतलब यानी क्या बोल रहा है? देखो, मैं बाइफरकेट करूं, 32,000 इज नथिंग बट कंप्यूटर प्लस अश्योरेंस वारंटी। ओके, मानते हो? हाँ सर। 4,000 इज एक्सटेंडेड वारंटी। क्या इन दोनों को सेपरेट करना चाहिए? यस सर, करना चाहिए। एडिशनली क्या बोल रहा है? एडिशनली यहाँ पे बोल रहा है फर्दर मोर द एंटिटी एस्टिमेट करेगा। क्या एस्टिमेट करेगा? दैट बेस्ड ऑन इट्स एक्सपीरियंस इट विल इनकर 2000 किसमें? अश्योरेंस के लिए, अश्योरेंस वारंटी के लिए 2000 इनकर करेगा इन कॉस्ट टू रिपेयर द डिफेक्ट्स दैट विल अराइज। कब अराइज होगा? विद इन 90 डेज कवरेज ऑफ पीरियड ऑफ अश्योरेंस टाइप ऑफ वारंटी। यानी ये सिंपली बोल रहा है कि तुम वारंटी प्रोविजन एक्सपेंसेस बना के रखो, कितने? 2000 का। तो ये बोल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ले लूँ, कहाँ पे ले लेंगे इसको? आ जाओ, मैं
प्यार से उधर पढ़ा देता हूँ मेरे नोट्स में, हैंड रिटन। चलो इसका आंसर देखिए। अब आंसर कैसा होगा सर? पहले तो यहाँ पे गिवन फैक्ट्स देख लेते हैं। मेरा कंप्यूटर प्लस अश्योरेंस वारंटी, इन दोनों को मिलाओ तो ये आ जाएगा 32,000 का, बरोबर। क्या सर इसको बाइफरकेट करेंगे हम बिटवीन दी अश्योरेंस और कंप्यूटर का प्राइस में? नहीं करेंगे ना यार, ये तो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अलोकेशन कब होगा? व्हेन देयर आर टू सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। यहाँ पे ये जो पार्ट है, ओनली दिस पार्ट इज कंसिडर्ड एज सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, राइट। तो फिर उस केस में 32,000 पूरा का पूरा वो कंप्यूटर एंड एश्योरेंस को है। सर फिर वो 2000 क्या है? 2000 इज नथिंग बट वो जो है ना, हम वारंटी एक्सपेंसेस बनाना है, वो बना के दिखाता हूँ तुम्हें, डोंट वरी, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्सटेंडेड वारंटी जो है ये है ₹4,000 का। ओके चलो, तो पहले एंट्री अगर मैं बोलूँ क्या आएगा सर? पहले एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट में कितना आएगा? बोलो बैंक अकाउंट में कितना आएगा? 36,000, राइट। कस्टमर आएगा, कस्टमर परचेज करेगा कंप्यूटर, और कस्टमर परचेज करने के बाद यहाँ पे 36,000 रुपीज कस्टमर पे करेगा। ओके, बट ये 36,000 में से तुम देखोगे तो टू कंप्यूटर जो भी है, यानी कंप्यूटर इज माय इन्वेंट्री, या फिर रेवेन्यू बोल सकते हैं ना हम। मॉड्यूल ने क्या किया? मॉड्यूल ने रेवेन्यू बोला है, तो टू रेवेन्यू, रेवेन्यू 32,000 होगा। रेवेन्यू मेरा 32,000 ही है ना, बरोबर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? 4,000 जो है ये तो एक्सटेंडेड वारंटी है। 4,000 इज नथिंग बट एक्सटेंडेड वारंटी। इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब दो साल या 3 साल, हाँ 3 साल के लिए हम इनकर करेंगे ना। अगले 3 साल में इसका सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, जब भी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा तभी तभी मैं क्या करूंगा? कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी से रेवेन्यू में लेके आऊंगा। तो यहाँ पे मुझे रिकॉग्नाइज करना है ये कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी ऑफ ₹4,000। समझ में आया क्या? क्या किया मैंने? कस्टमर आएगा और 36,000 पे करके जाएगा। कस्टमर को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उसमें क्या क्या है। कस्टमर सिर्फ क्या किया? उसने टीवी लिया और एक्सटेंडेड वारंटी लिया और पैसे दे दिया। टीवी ने, सॉरी कंप्यूटर बोलते हैं इसको। तो बैंक अकाउंट में 36,000 आ गया अपने बैंक अकाउंट में, बरोबर। फिर उसके बाद मैं उसमें से रेवेन्यू, आज के दिन मैं कंप्यूटर ट्रांसफर कर रहा हूँ, कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड एट पॉइंट इन टाइम, राइट। तो तुरंत रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा 32,000 का, दैट इज पॉइंट इन टाइम, तुरंत। उसके बाद 4,000 है एक्सटेंडेड लाइबिलिटी। ये 4,000 का जो एक्सटेंडेड लाइबिलिटी है, सॉरी एक्सटेंडेड वारंटी है, ये एक्सटेंडेड वारंटी ओवर दी 3 इयर्स मैं प्रोवाइड करूंगा ना। और ओवर दी 3 इयर्स कस्टमर इसका बेनिफिट कंज्यूम करेगा, साइमल्टेनियसली कंज्यूमिंग द बेनिफिट। जिसमें तुम क्या मानते हो? जिसमें यू विल कस्टमर विल साइमल्टेनियसली रिसीव द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। वारंटी वही है ना। जब भी उसका टीवी खराब हो गया, या टीवी नहीं सॉरी कंप्यूटर खराब हो गया, तो कंप्यूटर के लिए सर्विसेज तो ले लेगा ना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज, राइट। तो इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी में रिकॉग्नाइज करूंगा। और जब भी यहाँ पे यहाँ पे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस होगा, या फिर जब भी रिपेयर्स आएगा, तो उस केस में मैं क्या करूंगा? कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी टू रेवेन्यू, रेवेन्यू करके ट्रांसफर करूंगा जितना भी आएगा अमाउंट। अभी यहाँ पे बताया नहीं है तो फिर अभी यहाँ पे एंट्री नहीं ले रहे हैं। दिस इज अ बेसिक एंट्री, ठीक है। ये फर्स्ट एंट्री हुआ। अब सेकेंड एंट्री क्या होगा सर? सेकेंड एंट्री क्या होगा? क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है क्या? फर्दर मोर द एंटिटी एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन इट्स एक्सपीरियंस इट विल इंकर 2,000। बोल रहे कि उसके एक्सपीरियंस के बेसिस में 2,000 रुपए ये फर्स्ट 90 डेज में इनकर कर सकता है फॉर द रिपेयर ऑफ द प्रोडक्ट। तो अब बताओ, तुम्हें पता है कि मुझे 2,000 रुपए का क्या होगा? 2,000 रुपए का एक्सपेंस इनकर करना होगा। तो तुम वारंटी एक्सपेंस सॉरी प्रोविजन बना के रखोगे ना यार। तो क्या करोगे? वारंटी expenses account debit to provision
फॉर वारंटी कितना आएगा बोलो, 2000 एंड 2000। इज दैट क्लियर? नरेशन देख लेना, नरेशन लिख लेना, ठीक है, नरेशन लिख लेना। कूल, एकदम सिंपल है। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, सिर्फ तुम्हें बाइफरकेट करके बताया कि 36,000 का दो बाइफरकेशन है, एक है कंप्यूटर एंड एश्योरेंस का और सेकंड है वारंटी एक्सपेंसेस का। कंप्यूटर एंड एश्योरेंस जो भी पार्ट है उसका क्या करना है, हमको सेपरेटली रिकग्नाइज करना है, बरोबर। और उसके बाद उसके रिलेटेड जो फर्स्ट 90 डेज में एश्योरेंस टाइप ऑफ वारंटी का जो भी एक्सपेंसेस आएगा उसको प्रोविजन बना के रखना है। तो आ जाओ मॉड्यूल में। मॉड्यूल ने पूरा का पूरा ना एक ही एंट्री मार के रखा है। अच्छा, एक ये जो है ना COGS का भी एंट्री मारना होता है, ये सिंपल है। अपने को इन्वेंट्री का कॉस्ट दिया है क्या, देखो द इन्वेंट्री वैल्यू इज 14,400, तो उसको उठाएंगे हम, उसको भी ले लेंगे। देखो इधर लिख देता हूँ, थर्ड एंट्री अपना क्या रहेगा, COGS अकाउंट डेबिट कितना 14,400 टू इन्वेंट्री 14,400। सिंपल है। यहाँ पे भी नरेशन देख लेना। देखो ये फर्स्ट एंट्री है जिसमें उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली पूरा का पूरा कैश और ट्रेड रिसीवेबल 36,000, तो मैंने वहाँ पे बैंक लिखा है। टू कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी विच इज 4,000, टू रेवेन्यू 32,000, ये अपना फर्स्ट एंट्री हो गया, राइट। फिर उसके बाद उसका प्रोविजन बना के रखेंगे किसका, जो हमने बोला ना वारंटी एक्सपेंसेस का, तो वारंटी एक्सपेंसेस टू अक्रूड टू अक्रूड वारंटी कॉस्ट, जो भी है सर्विस टाइप ऑफ एश्योरेंस वारंटी है उसका आ जाएगा। तो मॉड्यूल ने ये वर्डिंग यूज किया है, ठीक है। तुम चाहो तो यही वर्डिंग यूज कर लेना, द अक्रूड वारंटी कॉस्ट करके, यानी पहले ही हम क्या कर रहे हैं, वारंटी एक्सपेंसेस जो होने वाले हैं उसको अक्रू कर रहे हैं। क्या तुम डायरेक्टली प्रोविजन फॉर वारंटी करते हो वो भी चलेगा, ठीक है। और ये कॉस्ट टू गुड्स सोल्ड एंट्री, ये तो कॉमन एंट्री है, अपने हर एक इसमें आता है। अगर कॉस्ट दिया है तो फिर ये एंट्री आता ही है। चलो क्या दिया है देखो नीचे, द एंटिटी डी रिकग्नाइजेस अक्रूड वारंटी लायबिलिटी, जो अक्रूड वारंटी का लायबिलिटी है ये वाला, associated with the assurance type of warranty as actual warranty costs are incurred during the first 90 days after the customer receives the computer। तो यहाँ पे सिंपली ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने जैसे बताया था, ये वारंटी एक्सपेंसेस जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन है, ये डायरेक्टली हम ट्रांसफर कर देंगे जब जब हम प्रोविजन फॉर वारंटी, जब जब जो वारंटी आएगा, कॉस्ट इनकर होगा विद इन फर्स्ट 90 डेज, वैसे वैसे हम उसका डी रिकग्नाइज करते चलेंगे, जो प्रोविजन है उसको डी रिकग्नाइज करते चलेंगे। द एंटिटी रिकग्नाइजेस द कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, क्या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी यानी 4,000 का जो एक्सटेंडेड वारंटी है associated with the service type of warranty as the revenue during the contract period and recognizes the cost associated with the providing the service type warranty as they are incurred। तो वही मैंने बोला था, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी होता रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के रिलेटेड जो भी है ना रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस होगा, वैसे वैसे हम रेवेन्यू में ट्रांसफर करते चलेंगे। The entity had to determine whether the repair costs incurred are applied against the warranty reserves already established for claims that occurred during first 90 days or recognized as an expense as an incurred। तो ये सिंपल है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ये देख के जाना एग्जाम में, क्योंकि ये जो बाइफर्केशन वाला पार्ट है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। हाँ चलो एक और क्वेश्चन है अपने पास, आ जाओ देख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे ही करेंगे हम, आराम से हो जाएगा ये। देखो क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन रीड करना है तो क्या करोगे, पॉज करोगे और देखोगे। एंटिटी सेल्स 100 अल्ट्रा लाइव बैटरीज फॉर ₹2,000 each and provides the customer with the 5 years guarantee that batteries will withstand the element and continue to perform this to the specifications। तो क्या हो रहा है, एंटिटी जो है ना, एंटिटी 100 क्या कर रहा है, 100 अल्ट्रा लाइव बैटरीज बेच रहा है फॉर ₹2,000। तो मेरा सेल वैल्यू, या फिर यहाँ पे बोलूँ मैं, सेल वैल्यू कितना होगा, ₹2,000 इंटू 100 बैटरीज, ठीक है। द कस्टमर विद द 5 years गारंटी, 5 साल का गारंटी है, दैट बैटरीज विल विथस्टैंड द एलिमेंट एंड कंटिन्यू टू परफॉर्म टू द स्पेसिफिकेशन। द एंटिटी विच नॉर्मली प्रोवाइड्स 1 year गारंटी, अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एंटिटी नॉर्मली प्रोवाइड करता है 1 year गारंटी टू कस्टमर परचेजिंग द अल्ट्रा लाइव बैटरीज डिटरमाइन दैट फ्रॉम द ईयर 2 to 5, मतलब यहाँ से ईयर 2, 3, 4, 5 4 साल जो है ना, रिप्रेजेंट्स सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो सिंपली ये बोल रहा है कि ये जो अल्ट्रा लाइफ है ना, ये जो अल्ट्रा लाइफ बैटरीज, इसके लिए 1 साल का वारंटी मिल जाता है।
बट बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 साल का वारंटी मिल रहा है, तो 5 साल का वारंटी मिल रहा है, तो ईयर 2 से लेके 5 तक ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माना जाएगा। ठीक है, द एंटिटी डिटरमाइंस दैट 1,70,000 जो 1,70,000 है ऑफ रुपीज 2 लाख ट्रांजेक्शन प्राइस शुड बी अलोकेटेड टू द बैटरीज एंड 30,000 आके सर्विस वारंटी कॉस्ट है बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस रिलेटिव टू सेलिंग प्राइस allocation. The entity normal 1 year warranty cost is 100 per battery. Pass the required journal entry. ठीक है, कर देंगे हम, एकदम सिंपल है। पहले एंट्री क्या आएगा, मेरे बैंक अकाउंट में या मेरे कैश में या मेरे ट्रेड रिसीवेबल में। अब यहाँ पे इतना क्यों आ रहा है सर, सिंपल है यार, अगर बैंक अकाउंट में आया तो बैंक अकाउंट आएगा, कैश में दिया होगा तो कैश में आएगा, अगर वो क्रेडिट में लिया होगा तो ट्रेड रिसीवेबल आएगा। कितना आएगा, पूरा 2 लाख आ जाएगा, बरोबर। बट मैं रेवेन्यू में कितना रिकग्नाइज करूंगा, रेवेन्यू में सिर्फ 1,70,000 रिकग्नाइज कर पाऊंगा। क्यों 1,70,000, क्योंकि देखो यहाँ पे डिटरमाइन कर रहा है ना, एंटिटी डिटरमाइन कर रहा है 1,70,000 एज अ रेवेन्यू, मतलब 1,70,000 ऑफ 2 लाख ट्रांजेक्शन प्राइस शुड बी अलोकेटेड टू बैटरीज, मतलब बैटरीज का प्राइस जो है ना उसमें से 1,70,000 ही है, और बचा हुआ 30,000 ये सर्विस वारंटी के लिए। अभी सर्विस वारंटी यानी क्या, ये 2 से 5 साल जो हो रहा है ना, 2 से 5 साल उसके लिए रिलेटेड है। तो उस केस में तो रेवेन्यू इतना रिकग्नाइज किया, टू कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी रिकग्नाइज करूंगा। अब कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्या है सर, तुम्हें तो पता है ना, ये एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि 2 साल से 5 साल तक, मतलब 2 to 5 ईयर्स के बीच में अगर कोई भी तुम्हें आ जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा बैटरी कुछ आएगा, तो ये हम वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर प्रोवाइड करेंगे ना ये सर्विसेज, अभी थोड़ी प्रोवाइड करेंगे, अभी तो पैसा ले रहे हैं हम, इन फ्यूचर प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी बोल रहे हैं। तो 30,000 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सेकेंड एंट्री क्या रहेगा, सेकेंड एंट्री देखो, एक साल में विद इन दैट 1 ईयर का जो नॉर्मल पीरियड है, नॉर्मल वारंटी पीरियड है, उसमें क्या बोल रहे हैं, बैटरी का जो कॉस्ट है वो 100 पर बैटरी आएगा, रिपेयर्स अगर आएगा तो उसके लिए तो मुझे प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा ना, प्रोविजन तो क्रिएट करना पड़ेगा फॉर दैट पर्टिकुलर 1 ईयर। तो आ जाओ वारंटी अकाउंट डेबिट, देखो कितना है, 100 बैटरी से और ₹100 का मुझे प्रोविजन बनाना है, तो टोटल 10,000 का बनाऊंगा। टू यहाँ पे क्या बोलते हैं हम, अक्रूड वारंटी कॉस्ट, ये आ जाएगा 10,000, या फिर प्रोविजन फॉर वारंटी एक्सपेंसेस करोगे वो भी चलेगा ना, नाम का कोई उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो वो 10,000 लिख लो। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, द कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी इज रिकग्नाइज्ड एज रेवेन्यू over the service warranty period, that is 2 to 5 years. The cost of providing this services warranty are recognized as incur, मतलब जब भी incur होगा तब recognize करेंगे। The assurance warranty obligation is used de-recognized as defective units are replaced and repaired during the initial year of warranty. Upon expiration of warranty period, any remaining assurance obligation is reversed, यानी जो भी remaining obligation है उसको reverse कर देंगे on the expiry। ठीक है, is that clear? ये भी तुम देख सकते हो, एक अच्छा क्वेश्चन है। आ जाओ एक मस्त क्वेश्चन एक और करवाता हूँ वारंटीज के रिलेटेड, होप सो यू आर गेटिंग। अगर समझ में आ रहा है तो फिर उस केस में दुआ दे दो बस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलडीआर स्टार मार्क कर लो, स्टार मार्क क्या करना है वो कर लो, लेकिन इसको रीड करके ही जाना है या देख के ही जाना है, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। रीड कर लूँ मैं, अगर तुम बोलो तो रीड करता हूँ। तो देखो क्या हो रहा है, अब मैन्युफैक्चरर गिव्स वारंटी टू परचेजेस ऑफ इट्स गुड्स, तो मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, वारंटी दे रहा है टू दी परचेज, जो भी उसका गुड्स परचेज करता है उसको वारंटी देता है। अंडर द टर्म्स ऑफ द वारंटी द मैन्युफैक्चरर अंडरटेक्स, क्या अंडरटेक कर रहा है, टू मेक गुड बाय रिपेयर और रिप्लेसमेंट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स दैट बिकम अपैरेंट विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेल टू परचेजर्स। तो फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चरर सिंपली क्या बोल रहा है, मैन्युफैक्चरर सबको देता है, राइट। अब यहाँ पे ये मैन्युफैक्चर किया और 3 साल के बीच में तुमने मेरा प्रोडक्ट परचेस कर गया, मैं मैन्युफैक्चरर समझो, तुमने मेरा प्रोडक्ट परचेस किया है और ये प्रोडक्ट परचेस करने के बाद तुम्हें 3 साल के अंदर कोई भी डिफेक्ट दिखे ना, तो आ जाना मेरे पास, मैं सही करके दूंगा। वो कैसे करके दूंगा, या तो रिपेयर करके या तो रिप्लेसमेंट करके दे दूंगा। ठीक है, ऑन 30th अप्रैल, देखो 30th अप्रैल X1 को बोल रहा है, अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाज डिटेक्टेड इन द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द एंटिटी बिटवीन 1st April X1 and 31st March X1,
At 31st March X1, the entity's reporting date, the entity held approximately 1 week sales in the inventory. तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, सिंपली ऑन 30th अप्रैल क्या, जो 30th अप्रैल का डेट है X1 को, क्या बोल रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आइडेंटिफाई हुआ है. हमने जो मैन्युफैक्चरर है ना, मैंने जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किया था उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जो है वो आइडेंटिफाई हुआ है. अब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आइडेंटिफाई हुआ है, डेट कितना है, 1 अप्रैल X1 से लेके 30th अप्रैल X1 के बीच में जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है उसके रिलेटेड कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है. अब यहाँ पे एट द रिपोर्टिंग डेट एंटिटी के पास एक 1 वीक का सेल उतना इन्वेंट्रीज बचा है. The entity's financial statements for the year ended 31st March X1 have not yet been finalized. मतलब अभी तक फाइनलाइज नहीं किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. 3 separate category of goods requires a separate consideration. क्या separate consideration है, कैटेगरी 1 2 3 है, क्या डिफेक्टिव गुड्स सोल्ड ऑन और बिफोर 31st मार्च. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑन और बिफोर 31st मार्च के पहले बेचा था. अब तुम बताओ डिफेक्ट हुआ है कब, 1 अप्रैल के बीच में. डिफेक्टिव पीरियड क्या है, डिफेक्टिव पीरियड कितना, हाँ 1 मार्च से लेके टू 30th अप्रैल, 1 मार्च से लेके 30th अप्रैल का डिफेक्टिव पीरियड है, राइट. अब इस पीरियड के बीच में, अगर इस पीरियड के बीच में कोई भी डिफेक्ट होगा तो हम क्या मान सकते हैं, हम क्या करेंगे, उसको डिफेक्ट सही करके देंगे. तो ये डिफेक्टिव पीरियड सोल्ड किया है ना ऑलरेडी, एज ऑन 31st मार्च गुड्स जो सेल किया है उसमें भी डिफेक्ट है, तो उसमें डिफेक्ट होगा तो वो उसको मुझे करेक्ट करके देना होगा. तो क्या यहाँ पे वारंटी एक्सपेंसेस इनकर करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल भी यस, राइट. तो आ जाओ देखो, डिफेक्टिव गुड्स सोल्ड ऑन और बिफोर 31st मार्च X1. तो इस केस में एंटिटी के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, क्या ऑब्लिगेशन है, टू करेक्ट दी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो भी डिफेक्टिव मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उसको करेक्ट करके दे देगा. ठीक है, तो देखो, इफ द कस्टमर हैज द ऑप्शन to purchase warranty separately, the warranty is a distinct services because the entity promises to provide the services to the customer in addition to the product that has a functionality described in the contract. Okay, in that case entity shall account for the promised warranty as performance obligation and allocate the portion of the transaction price to the performance obligation. तो सिंपली यहाँ पे वारंटी एक्सपेंसेस के रिलेटेड डेफिनेशन दिया है, बोला है अगर कस्टमर के साथ एक स्पेसिफिक कस्टमर को पास ऑप्शन है कि ये दूसरे से परचेस करे या सेपरेटली परचेस करे तो फिर वो सेपरेट माना जाएगा. ठीक है, इफ द कस्टमर अगर है नहीं, ऑप्शन नहीं है नहीं, तो फिर मैंने बोला था इंड AS 37 के हिसाब से करना है. एन एंटिटी शैल अकाउंट फॉर द वारंटी अकॉर्डिंग टू इंड AS 37 प्रोविजन contingent liability, contingent asset unless it provides the customer with the services in addition to the assurance that the product complies with the agreed upon specifications. If that in this case, then the promised service is a performance obligation. Entity shall allocate the transaction price to product and the services. तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं बताऊँ, this is all the general statement. ठीक है, इफ एंटिटी प्रोमिसेस बोथ अश्योरेंस टाइप ऑफ वारंटी एंड सर्विस टाइप ऑफ वारंटी, अगर दोनों भी है और दोनों का हम क्या बोल रहे हैं कि इसको स्पेसिफिकली बाइफरकेट नहीं कर सकते हैं, अश्योरेंस टाइप भी है और यहाँ पे बोल रहे हैं हम एक्सटेंडेड वारंटी भी है, अगर दोनों भी है और दोनों को हम सेपरेटली दिखा नहीं पा रहे और या फिर बाइफरकेट नहीं कर पा रहे, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, द एंटिटी शैल अकाउंट फॉर बोथ द वारंटीज टुगेदर एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, दोनों को एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मान के उसको अकाउंट फॉर करेंगे. The law that requires the entity to pay for the compensation of its product cost, harm or damage does not give rise to a separate performance obligation. देखो ये वाला इंपॉर्टेंट शब्द है, सॉरी सेंटेंसेस, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस क्या बोल रहे हैं, the law that requires an entity to pay for the compensation if its products cause harm or damage does not give rise to the separate performance obligation, the entity shall account for such obligation in accordance with Ind AS 37. अब इंड AS 37 के हिसाब से उसको अकाउंट फॉर करेंगे. कौन सा सर, फर्स्ट वाला, एकदम क्लियर हुआ. अब सेकेंड चीज करेंगे, सेकेंड चीज क्या है, डिफेक्टिव गुड्स हेल्ड ऑन 31st मार्च X1. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटिटी मैन्युफैक्चर कर दिया गुड्स, गुड्स तो मैन्युफैक्चर है बट ये जो कस्टमर के तक पहुंचा नहीं अब तक, मतलब कस्टमर अब तक परचेज नहीं किया है एंटिटी के पास से. तो बताओ तुम्हें क्या लगता है, ये मेरे पास है इन्वेंट्री और ये इन्वेंट्री डिफेक्टिव है, तो क्या करना चाहिए, इन्वेंट्री अगर डिफेक्टिव है सर, या तो उसको नहीं बेचेंगे या फिर उसके अगेंस्ट ये तो सेल कर देंगे, हमें पता है ना वो डिफेक्टिव है, कस्टमर को थोड़ी पता है अब तक, हम क्या करेंगे कस्टमर को बेचेंगे. ठीक है, बेचने के बाद अपन वो प्रोविजन फॉर वारंटी एक्सपेंसेस क्रिएट करके रख लेंगे, जब कस्टमर आएगा तब करके देंगे, करेक्ट करके देंगे. अच्छा सर,
तो यहाँ पे क्या आपने को पता था कि ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव था एज ऑन 31 मार्च? एज ऑन 31 मार्च क्या हमें पता था क्या ये एज ऑन 31 मार्च ये डिफेक्टिव है? हाँ सर पता था। क्या इसको सब्सिक्वेंटली बेच दूंगा मैं, सब्सिक्वेंटली इसको सेल करूंगा ना, जब सेल करूंगा तो ये जो है बिकेगा और सब्सिक्वेंटली इसका वारंटी एक्सपेंसेस भी क्रिएट करना पड़ेगा। क्या ये एडजस्टिंग इवेंट होगा क्या? क्वेश्चन इज दैट। बिल्कुल भी एडजस्टिंग इवेंट होगा एज पर इंडिया स्टैंड। इंडिया स्टैंड में याद है मैंने इन्वेंटरीज के रिलेटेड कुछ बोला था, इन्वेंटरीज के रिलेटेड कॉस्ट या एनआरवी भी अगर कोई भी चेंज आता है तो फिर उस केस में हम क्या मानते हैं, दैट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। तो इन दिस सिमिलर केस एज ऑन 31 मार्च हमें पता था ये गुड्स डिफेक्टिव है, बट फिर भी हमने सेल किया और सेल करने के बाद अगर वारंटी एक्सपेंसेस कुछ आता है दैट विल बी कंसिडर्ड एज एडजस्टिंग इवेंट और उसको एडजस्ट कर देंगे। तो आ जाओ देखते हैं क्या। At 31st March X1, the entity did not have a present obligation to make the good, the unsold defective goods that it held in the inventories. ठीक है, accordingly in 31st March X1 the entity should not recognize a provision in respect of the defective inventories. तो अभी फिलहाल के लिए इसको तो बेचा नहीं ना, अभी तक बेचा नहीं है, तो फिर उस केस में प्रोविजन फॉर वारंटी एक्सपेंसेस हम रेकग्नाइज नहीं करेंगे। For this category, the detection of manufacturing defect in April X1 is an adjusting event after the end of the reporting period. As per India Stand, events after the end of reporting period, it provides evidence of manufacturing defects in inventory held at 31st March. Right? तो मैंने इसमें 2-3 ऑप्शन बताया था। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट सिंपली हम अभी तक बेचा नहीं है कस्टमर को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम अगर सब्सिक्वेंटली बेचेंगे तो एडजस्टिंग इवेंट होगा। सेकेंड, हम क्या करेंगे, कस्टमर को बेचेंगे और उसके बाद उसका वारंटी एक्सपेंसेस क्रिएट करके रख सकते हैं, तो फिर वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया। ठीक है, तो थर्ड देखते हैं, डिफेक्टिव गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन X1 एंड X2। तो X1 एंड X2 के रिलेटेड बोलूँ तो ये आ जाएगा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। बरोबर बरोबर। अब क्या हो रहा है सर, मेरा डिफेक्टिव पीरियड क्या है? डिफेक्टिव पीरियड है 1 मार्च X1 से लेके 30 मार्च X1 तक ही है। 2 महीने पीरियड के लिए है ना, मार्च और अप्रैल, ये 2 ही महीने के लिए है। बरोबर। अगर पूरे साल में अगर डिफेक्टिव करते, क्या इसको एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे क्या? नहीं यार, पूरे साल में हम मैन्युफैक्चर डिफेक्टिव गुड्स, ये भी सब्सिक्वेंटली, मतलब पूरे साल में, मतलब 1 अप्रैल X1 से लेके 31 मार्च X2 तक यहाँ पे डिफेक्टिव गुड्स मैन्युफैक्चर किया, उसका क्या करना चाहिए? उसका कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मैन्युफैक्चर हुआ है, ये बेचा है क्या? नहीं, तो प्रोविजन फॉर वारंटी एक्सपेंसेस क्रिएट नहीं करेंगे। सेकेंड थिंग, क्या ये एडजस्टिंग इवेंट होगा क्या? नहीं, ये सब्सिक्वेंटली X1 X2 में बनाया है, राइट? जब तक पीरियड एंड नहीं होता है, ये सब्सिक्वेंटली कब बना है? सब्सिक्वेंटली बना है X1 से लेके 31 मार्च X2, ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेट ईयर में बना है, फॉर सेपरेट फाइनेंशियल ईयर में बना है। तो उस केस में एज ऑन 31 मार्च ये एडजस्टिंग नहीं होगा। 31 मार्च X1, एज ऑन 31 मार्च X1 में ये एडजस्टिंग नहीं होगा। तो देखो, at 31st March X1 the entity did not have a present obligation to make the good any defective goods that might manufacture in future। मतलब फ्यूचर में जो मैन्युफैक्चर करेगा आज के दिन उसको कुछ सही करने की जरूरत नहीं है। Accordingly, at 31st March X1 the entity should not recognize a provision in respect of defective goods manufactured in X1 and X2। तो प्रोविजन तो रिकग्नाइज करने का सवाल ही नहीं उठता। For this category, the detection of manufacturing defect in 1st April X1 is non-adjusting event after the end of the reporting period as per India Stand events after the end of the reporting period। तो सिंपल है, 3 केस हो रहे हैं। फर्स्ट, मैंने ऑलरेडी सोल्व किया है कस्टमर को, मतलब बेच दिया है कस्टमर को, तो फिर उस केस में प्रोविजन फॉर वारंटी एक्सपेंसेस क्रिएट करूंगा एज पर इंडिया 37। सेकंड, जो मेरे मैन्युफैक्चरिंग में पड़ा है, मतलब एज ऑन 31 मार्च मेरे गुड्स में, मेरे इन्वेंट्री में पड़ा है, उसके लिए क्या है, अब तक तो मैं बेचा नहीं, राइट? तो फिर वो डिफेक्टिव है या नहीं पता नहीं, तो प्रोविजन तो क्रिएट नहीं करूंगा, राइट? अगर वो प्रोविजन क्रिएट करूंगा तो फिर प्रोविजन क्रिएट कब करूंगा? जब बेचूंगा कस्टमर्स को तभी प्रोविजन क्रिएट करूंगा, राइट? और सेकंड चीज, ये क्या 31 मार्च को एग्जिस्ट कर रहा था कि ये डिफेक्ट, यस, तो फिर वो एडजस्टिंग इवेंट होगा। सेकंड, सब्सिक्वेंटली फाइनेंशियल ईयर में अगर गुड्स मैन्युफैक्चर किया है और यहाँ पे अगर उसमें कोई भी डिफेक्ट आता है तो फिर उस केस में क्या मानेंगे? वेदर विल कंसीडर दैट एज एन एडजस्टिंग इवेंट? नहीं, क्योंकि वो फ्यूचर में मैन्युफैक्चर होने वाले गुड्स है, उसका तो एडजस्टिंग इवेंट नहीं होगा और उसका प्रोविजन भी नहीं बनेगा जब तक वो कस्टमर को नहीं सेल होता। ठीक है, दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो तुम इसको एलडीआर मान सकते हो, आ सकता है एग्जाम में, बोल नहीं सकते ना यार। इज दैट क्लियर? बोलो। अगर ये समझ में आया है तो एक बार वारंटी एक्सपेंसेस को तुम्हें रिवाइज करवा दो। वारंटी का कुछ नहीं है, वारंटी 2 तरह का होता है। एक कस्टमर के पास सेपरेट ऑप्शन है टू परचेज द वारंटी, और दूसरा है कस्टमर के पास कोई भी
कोई भी क्या ऑप्शन नहीं है, ये कस्टमर के साथ आएगा अश्योरेंस वारंटी बोल सकते हैं। अश्योरेंस वारंटी को हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे सर सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट, और उसके लिए वारंटी प्रोविजन एक्सपेंसेस क्रिएट करेंगे। क्या कस्टमर को सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जब आएगा, मतलब सेपरेटली उसको अवेलेबल है ऑप्शन परचेस करने के लिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे और उसको सेपरेटली रिकग्नाइज करेंगे। इज दैट क्लियर? देखो वारंटी एक्सपेंसेस टू प्रोविजन करके रखेंगे। चलो एक छोटा सा कंसेप्ट है। क्या छोटा सा कंसेप्ट है सर? एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं रीस्टॉकिंग फीस। क्या बोलते हैं इसको? रीस्टॉकिंग फीस। होता क्या है सर? आ जाओ बताता हूँ, पहले कहाँ पे है टॉपिक, कहाँ पे है वो देखता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ ये देखो, रीस्टॉकिंग फीस फॉर गुड्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न। क्या हमने सेल ये पढ़ा है, सेल विद द राइट टू रिटर्न? यस सर। देखो अलग कलर से लिखता हूँ। ठीक है, सेल विद द राइट टू रिटर्न। अब होता क्या है, ओ सॉरी यार, रीस्टॉकिंग फीस। अच्छा, अब क्या है, हमने सेल विथ राइट टू रिटर्न, ये हमने पढ़ा है। हाँ सर पढ़ा है। क्या इसमें कस्टमर के पास ऑप्शन है? इसमें होता क्या है, कस्टमर के पास है, कस्टमर हैज द ऑप्शन टू रिटर्न गुड्स, राइट। बट हमने जब बेचा होगा इसको, समझो मैं किस में हूं, मैं समझो लेंसेस में हूं, दिख रहा है लेंसेस, मैं लेंसेस में हूं, मतलब लेंसेस के बिजनेस में हूं। अब मैं लेंसेस जब बेचता हूँ कस्टमर को, उनको एक ऑप्शन देता हूँ। क्या ऑप्शन देता हूँ? यू हैव टू, मतलब तुम परचेस कर लो, इन केस अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हें सूट नहीं कर रहा है, या फिर तुम्हें ग्लासेस सही नहीं लग रहा है, तो तुम्हारे पास रिटर्न करने का ऑप्शन है विद इन 30 डेज। तो 30 दिन में तुम क्या कर सकते हो, उसको रिटर्न कर सकते हो, बराबर। जब मैं इसको बेच रहा हूँ टू द कस्टमर, तो इसका पैकिंग क्या होगा मैंने, राइट, एकदम नया नया चीज है, इसको पैकिंग किया होगा, और उसके ऊपर अलग से एक अमेजोन का पैकिंग किया होगा, या फिर मेरा खुद का डिलीवरी होगा तो फिर खुद का डिलीवरी का ये करा रहेगा पैकिंग, और उसको कस्टमर के लिए बेचा होगा, मतलब कस्टमर के पास बेचा होगा। कस्टमर आते ही उसको फाड़ देता है, सब कुछ कर देता है, और कस्टमर पहन के देखता है, अगर उसको पसंद नहीं आया तो फिर ये ग्लासेस सिर्फ और सिर्फ ग्लासेस बेचता है, बरोबर। एक सबसे पहले, क्या मेरे कॉस्ट, मेरे लिए जो पैकेजिंग है, जो सब कुछ पैकेजिंग किया, क्या मेरे लिए कॉस्ट था वो? हाँ सर कॉस्ट था। क्या मैंने इंकर किया? यस। क्या कस्टमर ने रिटर्न करने हो, मतलब ये प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया, क्या वो कॉस्ट भी रिटर्न होगा क्या? नहीं, सिर्फ ये मेरा प्रोडक्ट है, जो कॉस्ट है मेरा वो ही कॉस्ट आएगा ना मुझे, प्रोडक्ट का कॉस्ट ही रिटर्नेबल है, मतलब इसका जो भी कॉस्ट है, समझो 100 रुपए है, ये 100 रुपए प्लस मैंने 20 रुपए पैकेजिंग के लिए किया है, तो मुझे प्रोडक्ट सिर्फ 100 रुपए का मिल रहा है, जो 20 रुपीज है वो तो वेस्ट गया ना, समझ रहे हो। तो उस केस में एक कंसेप्ट आया रीस्टॉकिंग फीस, जिसमें ऐसा कोई एक्सपेंसेस है जो एंटिटी इनकर करता है, और कस्टमर अगर रिटर्न करने में उसको रिकवर नहीं कर पाता है, तो फिर उस केस में इतना वाला जो पार्ट है, उतना पार्ट हम कम करके रिफंड करेंगे। समझो मैंने जैसे बोला था 120 का कॉस्ट मैंने इंकर किया, राइट। अब यहाँ पे 120 का जब कॉस्ट इंकर किया, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लर्क फी या फिर कैरेज फीस जो भी है, वो फीस डिडक्ट करके जो भी नेट अमाउंट है उसको बेचूंगा, यानी देर विल बी अ स्पेसिफिक फी दैट इज कॉल्ड एज रीस्टॉकिंग फी। यानी फिर से मुझे वो मेरा जो लेंसेस है उसको लेके आना पड़ेगा, उसको सही करना पड़ेगा, उसको डेमो में रखना पड़ेगा, ये सारी चीजें का कुछ फीस है, वो बोलते हैं रीस्टॉकिंग फीस। अब ये सर क्या करेंगे इस रीस्टॉकिंग फीस का, ये रीस्टॉकिंग फीस का हम सिंपली इसको रेवेन्यू कंसिडर करेंगे। दिस इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू, ठीक है, दिस इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू। इसका कोई नहीं, सिर्फ सिंपल रेवेन्यू कंसिडर करेंगे। इसका शायद से आई गेस ना मॉड्यूल में एक अच्छा ये है, रुक जो मैं तुम्हें मॉड्यूल का एक, आ जाओ, मैं मॉड्यूल का एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, विच विल बी इजी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट। एक एग्जांपल है, इसके रिलेटेड स्पेसिफिक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है,
ठीक है जी, यस सर। तो आ जाओ। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू सेल 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर ₹100 पर यूनिट। द कस्टमर हैज द राइट टू रिटर्न द प्रोडक्ट। अच्छा, तो एंटिटी ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया कस्टमर के साथ, क्या सेल करने 10 यूनिट फॉर ₹100, बट कस्टमर के पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है यहाँ पे, कि वो रिटर्न कर सकता है कभी प्रोडक्ट, बट इट इज दस it will be charged a 3% restocking fees और ₹3 per unit। तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास रीस्टॉकिंग फीस है, दैट इज 3% ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का प्राइस, या फिर ₹3। द एंटिटी एस्टिमेट्स दैट 10% ऑफ द गुड सोल्ड विल बी रिटर्न, मतलब 10% ऐसा माना सकता है कि 10% हम क्या करेंगे, रिटर्न हो सकता है। अपॉन द ट्रांसफर ऑफ द कंट्रोल ऑफ 10 यूनिट द एंटिटी विल रिकॉग्नाइज, क्या करेगा एंटिटी यहाँ पे, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा ऑफ 903, राइट। तो 9 यूनिट्स नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न इनटू 100 पर सेलिंग प्राइस। तो फिर यहाँ पे सिंपली एक जो है, एक प्रोडक्ट यहाँ पे एक यूनिट, मतलब एक यूनिट उसको रिटर्न करने का चांसेस है। तो सिंपली उन्होंने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया 9 यूनिट्स का 100% के बेसिस में, प्लस 1 यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न, तो वो उसका रीस्टॉकिंग फीस। नहीं समझा, देखो मैंने सेल किया, सेल कितना किया, 10 यूनिट्स, इसमें से नॉन रिटर्नेबल कितना हो गया, 9 यूनिट्स, एक जो है ये रिटर्नेबल है, मतलब बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, पूरा 10 भी रिटर्न कर सकते हैं, बट अभी फॉर द टाइम बिंग। तो मैं रेवेन्यू कैसे रिकग्नाइज करूंगा, रेवेन्यू रिकग्नाइज करूंगा, क्या मुझे पता है क्या, ₹100 पर यूनिट है और ₹9 उसका, सॉरी सॉरी सॉरी, ₹100 है और 9 यूनिट है, तो 900 इसका आ जाएगा। मैंने एक और भी चीज बोला था, क्या बोला था, कि तुम्हें रीस्टॉकिंग फीस लगेगा। अब रीस्टॉकिंग फीस कैसा लगेगा, रीस्टॉकिंग फीस को हम रेवेन्यू कंसिडर करेंगे, तो एक यूनिट जो सेल करेगा उसके ऊपर ₹3 का रीस्टॉकिंग फीस लगेगा, राइट। रीस्टॉकिंग इनटू 1 यूनिट, तो ये ₹3 हो जाएगा। मेरा टोटल रेवेन्यू वुड बी 903, राइट। देखो टोटल रेवेन्यू मेरा 903 किधर है, ये देखो 903। A refund liability of 97 will also be recorded। कैसा, 1 यूनिट एक्सपेक्टेड है रिटर्न करने का, और यहाँ पे ₹100 था मेरा, वो ₹100 का दो चीजों में बाइफरकेट हो गया, ₹3 एज अ रीस्टॉकिंग फीस और ₹97 एज द रिफंड लाइबिलिटी। तो इसको रिफंड लाइबिलिटी रिकग्नाइज करूंगा। तो सिंपली रेवेन्यू अगर मैं बताऊं, बैंक अकाउंट में तो मुझे क्या आएगा, बैंक ऑब्लिक कैश में ₹100 आ जाएगा, बरोबर। टू, सॉरी ₹100 नहीं, कितना आएगा, 10 यूनिट्स है ना, 10 यूनिट्स इंटू 100, तो ₹1000 आएगा। टू रेवेन्यू, टू रेवेन्यू कितना रिकग्नाइज करूंगा, 903 का। टू रीफंड लाइबिलिटी, रीफंड लाइबिलिटी कितना रिकग्नाइज कर लूंगा, रीफंड लाइबिलिटी मैं करूंगा ₹97 का। एकदम बढ़िया, समझ में आया क्या क्वेश्चन, एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसी के रिलेटेड, रीस्टॉकिंग फीस का रिलेटेड यही है क्वेश्चन। होप सो यू गॉट इट। आ जाओ दिखाता हूँ। रीस्टॉकिंग फीस फॉर गुड्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न। अब रीस्टॉकिंग फीस मे बी लेविड बाय द एंटिटीज टू कंपनसेट देम कॉस्ट of packaging, shipping and or reselling the item at a lower price to another customer, मतलब दूसरे कस्टमर के लिए, ठीक है। अमाउंट ऑफ रीस्टॉकिंग फीस इज रिकग्नाइज्ड एज रेवेन्यू, सिंपली उसको क्या करेंगे, डायरेक्टली रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे। ओके, विद दैट वी आल्सो कंप्लीट द रीस्टॉकिंग फीस का कंसेप्ट। समझ में आया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं आ गया होगा तो फिर से देख लो मेरा पूरा जो भी है, ठीक है। फिर उसके बाद अब मेरे पास तीन चीजें बचता है, क्या सर, एक रीपर्चेस एग्रीमेंट, कस्टमर प्रोवाइडेड विद द एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज जो डिस्काउंट का रिलेटेड है, और एक सर्विस अरेंजमेंट। ये तीन कंसेप्ट है। अच्छा, ये लाइसेंस, ये चार कंसेप्ट है, ये तो कवर करना ही होगा, ठीक है, वो कर लेंगे। आ जाओ उसके पहले एक क्वेश्चन करते हैं।
ये देखो, ये क्वेश्चन आया था इन May 23 का एग्जाम, मतलब 2 साल पहले। एक बार देख लो, एकदम मस्त क्वेश्चन है, LDR मार्क कर लो, एकदम सिंपल एंड स्वीट क्वेश्चन है, LDR मार्क कर लो। रीड करूं मैं? तो आ जाओ, क्या बोल रहा है? ऑन 1st April X21, Z Limited enters into a contract to construct a manufacturing facility for Mint Limited at a fixed consideration of 30 lakhs। ठीक है, ओके। तो क्या हो रहा है, 1st April 21 को Z Limited ने एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट में, और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए एक फिक्स्ड कंसिडरेशन माना गया है। ये फिक्स्ड कंसिडरेशन कितना है? ₹30 lakhs का है। ठीक है सर। Z Limited can earn an incentive of 3.75 lakh if the construction is completed within 24 months। तो अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो उसको एक इंसेंटिव मिलेगा, दैट इज 3.75 lakhs का। अब ये 3.75 lakhs का तुम्हें क्या लगता है? दिस इज अ वेरिएबल कंसिडरेशन। बराबर है? बराबर बोल रहा हूँ ना? हाँ। Z Limited expect the cost to be 16,50,000। तो Z Limited सोच रहा है कि फिक्स्ड कंसिडरेशन में से मेरा कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट होगा 16.5। At the inception of the contract, Z Limited determines that the contract contains a single performance obligation satisfied over the period of time। अच्छा, मैंने एक वो चीज बताया था ना कि अगर स्टेप नंबर 2 में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है, ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कोई भी चीज, यानी सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन कर रहा है, तो फिर उस केस में उसको क्या माना जाएगा? उसको माना जाएगा एज अ, क्या माना जाएगा? सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ओके, तो यही पे वो जो है ना, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माना जाएगा। Z Limited also concludes that it is highly probable that significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized will occur as the completion of the manufacturing facility is highly susceptible to factors outside the company's influence due to exceptionally high rainfall in the region। तो यहाँ पे सिंपली ये बोल रहे हैं कि हम अगर जो ये वेरिएबल कंसिडरेशन है 3.75 लाख का, अगर उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं तो उस केस में सिंपल है, ये बहुत रेनी रीजन है, मतलब बहुत सारा बारिश गिरता है, और यहाँ पे ड्यू डेट जो है वो एक्सटेंड हो सकता है, मतलब विद इन 24 मंथ्स का, मतलब विद इन 24 मंथ्स कंप्लीट नहीं होगा। अगर विद इन 24 मंथ्स अगर ये कंप्लीट नहीं होगा तो फिर उस केस में मैंने जो वेरिएबल कंसिडरेशन रिकग्नाइज किया था उसको रिवर्स करना पड़ सकता है। तो उससे बेटर है मैं रिकग्नाइज ही नहीं करता हूँ वेरिएबल कंसिडरेशन, तो मेरा ट्रांजेक्शन प्राइस 30 lakhs का ही रहेगा। ओके। At 31st March X2 2022, Z Limited satisfied 65% of the performance obligation based on the cost of incurred to date and concludes that variable consideration is still constrained due to uncertain weather condition। तो 31st March 2022 में क्या हुआ है, यहाँ पे जो एंटिटी है वो 65% ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट किया है बेस्ड ऑन द कॉस्ट इनकर्ड, बेस्ड ऑन द कॉस्ट इनकर्ड टू द डेट, एंड कंक्लूड करता है कि ये यहाँ पे वेरिएबल कंसिडरेशन अभी भी कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट इन द सेंस यानी क्या? अभी भी वेरिएबल कंसिडरेशन को मैं रिकग्नाइज नहीं कर सकता हूँ इन द ट्रांजैक्शन प्राइस। क्यों? क्योंकि देयर इज अ कंस्ट्रेंट्स कि ये 24 मंथ्स में कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं एज ऑन 31st मार्च अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरा कॉस्ट कितना है? 16.5 इसका कितना 65% कंप्लीट हुआ है ना। तो देखो 16.5 इंटू 65% कितना होता है, तो ये आ जाएगा 10.725, राइट। इतना मेरा कॉस्ट इनकर किया, और रेवेन्यू कितना रिकग्नाइज करूंगा? रेवेन्यू रिकग्नाइज करूंगा ₹30 लाख का। रेवेन्यू कितना रिकग्नाइज करूंगा? 330 lakhs इंटू 65%, तो 30 lakhs इंटू 65%, तो ये आ जाएगा 19.5। तो अगर इन शॉर्ट देखो मैं, तो मेरा यहाँ पे माइनस 10.725 करूंगा ना, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है? यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है ₹8.775। ठीक है, ये सिंपल मैथ्स है, सिंपल। मैंने जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है उसी को कॉस्ट को लगाया और उसी को मैंने क्या कर दिया? रेवेन्यू पे अप्लाई किया, और जो भी डिफरेंस है मेरा प्रॉफिट है। However, on 15th April X2 2022, the contract is modified। अच्छा, अभी कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हो गया। मॉडिफिकेशन में क्या बोल रहे हैं? The fixed consideration is enhanced by 2.25 lakhs and the expected cost increased by 1.2 lakhs। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे मॉडिफाई हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा मॉडिफाई हो गया। अब मॉडिफिकेशन के टाइम में ये हुआ है कि जो मेरा फिक्स कंसिडरेशन है, फिक्स कंसिडरेशन 30 lakhs का था, उसको बढ़ा देंगे बाय 2.25 lakhs, एंड यहाँ पे एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो है वो 1.2 lakhs के हो गया। द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज ऑल्सो एक्सटेंडेड बाय 6 months। अच्छा, अभी जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसको भी 6 महीने से एक्सटेंड किया है।
तो Z लिमिटेड नाउ कंक्लूड्स दैट इट इज हाईली प्रोबेबल दैट इंसेंटिव अवार्ड विल बी अचीव्ड। अब यहाँ पे Z लिमिटेड बोल रहा है सिंपली कि ये इंसेंटिव अचीव कर सकता है। तो विद वेरिएबल कंसिडरेशन जो पहले हम बोल रहे थे कि रिकग्नाइज नहीं कर सकते हैं, उसको अभी रिकग्नाइज कर सकते हैं ना यार, समझ रहा है। द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अच्छा सर, तुम्हें एक बार मैं एक कंसेप्ट याद दिला दूं। कौन सा कंसेप्ट है सर? मॉडिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो मॉडिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब मॉडिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में हमने तीन चीजें पढ़े थे। क्या क्या है सर? एक, जिसका स्कोप अलोंग विद द प्राइस ये डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज के साथ ऐड हो रहा है, तो हम उसको क्या मानते थे? सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। क्या यहाँ पे डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज या डिस्टिंक्ट सर्विसेज ऐड हो रहा है क्या? नहीं, जो एग्जिस्टिंग मेरा कॉन्ट्रैक्ट है उसी के बेसिस में चल रहा है ना। हाँ ओके, ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं मानेगा। सेकेंड, क्या न्यू गुड्स एंड सर्विसेज ऐड हो रहा है बट नॉट एट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। सेकेंड केस, क्या यहाँ पे नया डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज ऐड हो रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज है उसी को हम क्या करेंगे? थोड़ा एक्सटेंड करेंगे ड्यू टू अनकंडीशनल सर्कमस्टेंसेस, राइट। उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई बोल रहे हैं। तो ये भी नहीं है। तो लास्ट अपने पास आया क्या? रिमेनिंग गुड्स। देखो, रिमेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट डिस्टिंक्ट। अभी क्या हो रहा है? जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, एंड देयरफॉर फॉर्म अ पार्ट ऑफ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो वही बोल रहा है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ्स। एक्सटेंड होने के बाद द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे मेरा एग्जिस्टिंग गुड्स है, एग्जिस्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज है और एग्जिस्टिंग सब कुछ है। तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा? यहाँ पे दिस इज नॉट अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, ये रिट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट नहीं होगा। यहाँ पे क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट करना होगा। क्या करना होगा? क्यूमुलेटिव करना होगा। तो सिंपली आप ये बोल रहे कंप्यूट एज पर द एप्लीकेबल इंडेक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो 22-23 के लिए आई गेस मैंने कंप्यूट कर दिया है रेवेन्यू फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एंड रिजल्टेंट प्रॉफिट। तो शायद से मैंने वो कंप्यूट कर दिया है। 30 लाख ट्रांजेक्शन प्राइस था, एक्सपेक्टेड कॉस्ट है 16,50,000। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 45% का। उसमें से रेवेन्यू जो है हमने 19,50,000 का देख लिया था। देखो 19,50,000 कहाँ गया मेरा रेवेन्यू? ये देखो 19,50,000 बरोबर। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है 10,72,500। तो यहाँ पे देखो 10,72,500, राइट। होप सो यू इट इज विजिबल। देखो, और मैंने प्रॉफिट डिटरमाइन किया था 8.775। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट जो है ना, रिजल्टेंट प्रॉफिट 8.775 है, ऑलरेडी आया है। अब आगे देखो मैं, तो क्या बोल रहा है? एडिशनल रेवेन्यू एज ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज 15 अप्रैल। तो यहाँ पे ही सॉल्व करता हूँ ना, क्यों मैं अभी अलग से क्यों करूँ, यहीं पे करता हूँ। अब आफ्टर मॉडिफिकेशन अगर बोलूं मैं, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना हो गया? इनिशियली कितना था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट? 16,50,000 बरोबर। इनिशियली मैं क्या माना था? 16,50,000। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बढ़ के कितना हो रहा है? अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बढ़ के यहाँ पे अगर बोलूँ मैं, एक्सपेक्टेड कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 1.2 lakhs। तो 1.2 lakhs ऐड कर लो इसमें, 1.2 lakhs मतलब 1,20,000। तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना है? 16,50,000 प्लस 1,20,000। तो ये आ गया 17,70,000। मानते हो? यस सर। मेरा कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू रिवाइज हो जाएगा ना। कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू कितना होगा बोलो? कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू इनिशियली कितना था? 30 lakhs था आई गेस। 30 lakhs इनिशियली था, प्लस अब कितना हो गया? अब रिवाइज किया है उसको, फिक्स्ड कंसिडरेशन एनहांस बाय 2.25 लाख, लेकिन कितना होता? 2,25,000 प्लस एक और भी आएगा ना यार, वेरिएबल कंसिडरेशन। यहाँ पे क्या है? वेरिएबल कंसिडरेशन मिलेगा मेरे को। तो वेरिएबल कंसिडरेशन कितना है? 3,75,000। तो वेरिएबल कंसिडरेशन है 3,75,000। तो कितना आएगा ये? 30 lakhs प्लस 2,25,000 प्लस 3,75,000। तो पूरा का पूरा मेरा रेवेन्यू है 36 lakhs। बट अभी ये हुआ फर्स्ट वाला चीज, कॉस्ट मैंने निकाल लिया रिवाइज्ड।
रेवेन्यू निकाल लिया। अब बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड कॉस्ट मेरा कितना कॉस्ट ऑफ मतलब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आया वो देखना होगा ना। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितना आया होगा, मैंने कॉस्ट कितना इनकर किया बोलो, मैंने कॉस्ट इनकर किया है 65% का, बट ये इतना है 10,72,500। तो मैंने ऑलरेडी इनकर 10,72,500 इनकर कर लिया है, बरोबर। अब रिवाइज कॉस्ट कितना है 17,70,000, तो कितना परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आता है, यह आ जाएगा 60.60%, बरोबर। यह आ जाएगा 60.60%। फोर्थ बताओ, तो मेरा रिवाइज्ड रेवेन्यू कितना होगा बोलो सर। मेरा रिवाइज्ड रेवेन्यू होगा, मेरा रिवाइज्ड कितना है 36 लाख है, उसके ऊपर 60.60 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बोलो 36 लाख इंटू 60.60%, तो मेरा रिवाइज्ड रेवेन्यू आएगा 21,81,600। यस और नो, बरोबर। तो मेरा क्यूमुलेटिव कैचअप कितना होगा, अच्छा रेवेन्यू रिकग्नाइज कितना करना चाहिए था 21,81,600 करना चाहिए था, बट ऑलरेडी रेवेन्यू रिकग्नाइज कितना है, ऑलरेडी रेवेन्यू रिकग्नाइज यहाँ पे लिखा था मैंने, कहाँ पे, हाँ 19,50,000। तो 19,50,000 इज ऑलरेडी रेवेन्यू रिकग्नाइज्ड, देखो ये वाला, बरोबर। तो अगर मैं इसको लेस कर दूं 19,50,000 तो रुपीज 2,31,600 वुड बी माई क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट। एकदम सिंपल है, मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट निकाल लो रिवाइज्ड वाला, न्यू कैसा आएगा, जो ओरिजिनल कॉस्ट है, जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें एक रिवाइज्ड कॉस्ट ऐड कर दो, तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा, रिवाइज्ड कॉस्ट मिल जाएगा, बरोबर। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकालो कि रिवाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है, तो रिवाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है 30 लाख प्लस 22,50,000 विच इज एनहांस्ड कॉस्ट, सॉरी एनहांस्ड रेवेन्यू अलॉन्ग विद दैट वेरिएबल कंसिडरेशन, तो 36 लाख का टोटल रेवेन्यू आ गया रिवाइज्ड। अच्छा सर, फिर उसके बाद बेस्ड ऑन दी रिवाइज्ड कॉस्ट तुम्हें देख लो कितना परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन होना चाहिए, तो मेरा ऑलरेडी इनकर्ड कॉस्ट 10,75,000 था, सॉरी 72,500 था, और रिवाइज्ड मेरा कॉस्ट है 17,70,000, तो मेरा यहाँ पे 60.60 का परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड आ गया, मतलब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ गया। उसको मैंने रिवाइज्ड रेवेन्यू के ऊपर अप्लाई किया, तो मेरा इतना रेवेन्यू मिल गया, मुझे इतना करना चाहिए था आफ्टर मॉडिफिकेशन, बट मैंने 19,50,000 ही किया था, तो 2,31,600 का मुझे क्यूमुलेटिव कैचअप देखना होगा। शायद से उतना ही है, देखो उतना ही है यार, राइट। एकदम सिंपल है, क्या कोई डाउट है क्या बोलो, स्टेप बाय स्टेप करो तो वो एकदम सिंपल आंसर है, मतलब फुकट का मेरे हिसाब से या ना 6 मार्क का आया था क्वेश्चन, एकदम फ्री के मार्क से 6 मार्क। अब बोलोगे सर वो एग्जाम प्रेशर में आना चाहिए ना, अरे आएगा ना, क्यों नहीं आएगा। ये होमवर्क में दिया था मैंने, आज एक और क्वेश्चन होमवर्क में देने वाला हूँ, यू हैव टू डू इट। अच्छा हो गए क्या क्वेश्चंस, ठीक है चलो, एक क्वेश्चन मैं दे सकता हूँ, कौन सा क्वेश्चन है सर वो, ये वाला क्वेश्चन है, IMDb में अप्रैल में आया, ये होमवर्क में ले लो और ये कर लो, क्योंकि ये एकदम सिंपल है, अपने को ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है रिकॉर्ड करना है वो बताना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है यार, तुम कर सकते हो आराम से। और कोई क्वेश्चन है जो दे सकता हूँ मैं, ये भी ले लो, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 24 RTP नवंबर 23 में, ये ऑलरेडी ऊपर सॉल्व करके आया है मैंने, ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके आया है, वही जो चार्जर है वो रेट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस करना पड़ेगा प्राइस, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी हो जाएगा तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। इज दैट क्लियर,
तो आज के लिए इतना काफी करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ वेरी नाइस डे। बाय बाय।